Hello students, we are going to launch our new live mentorship course today. और इस वीडियो के अंदर बेसिकली वी विल टॉक अबाउट दैट व्हाट इज़ द फिलॉसफी बिहाइंड दिस मेंटरशिप कोर्स, हाउ वी विल प्रोसीड एंड व्हाट इज़ द प्लान. तो सबसे पहले जो बात आती है दैट इज़ द फिलॉसफी. ठीक है, सो व्हाट इज़ द फिलॉसफी अंडर दिस, अंडर विच दिस मेंटरशिप कोर्स इट हैज़ बीन कंसेप्चुलाइज्ड. तो जो सबसे पहली चीज़ है जो मैंने ऑब्ज़र्व की है एस्पिरेंट्स के अंदर, वो ये है कि जब आपके पास मेंस एग्जामिनेशन आता है तो उनकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो नहीं होती है. बेसिकली जैसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी से मतलब क्या है कि जिस तरह से आप वेस्टर्नाइजेशन को या फिर आप जो है संस्कृताइजेशन के बारे में आपको लिखना होता है, तो बच्चे जनरली दे नो दैट व्हाट इज़ संस्कृताइजेशन. एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन के बारे में जो है वो क्या बोला था. बट उसके बाद देर आर मैनी डिस्कोर्सेज ऑन संस्कृताइजेशन. एक जो है वो हैरल्ड ने डिस्कोर्स किया है संस्कृताइजेशन के ऊपर, हैरल्ड गोल्ड ने. फिर उसके बाद संस्कृताइजेशन के ऊपर जो है वो स्टीड ने भी एक जो है वो डिस्कोर्स किया है. फिर उसके बाद रीविजिट किया गया इस प्लान को. ठीक है, इट वॉज रीविजिटेड बाय शाह ऑल्सो. ठीक है, इट वॉज रीविजिटेड बाय कैरल ऑल्सो. ठीक है, तो इन लोगों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उस रीविजिट से शाह जो है वो किस तरह से संस्कृताइजेशन को जो है वो यूनिवर्सलाइज करते हैं. कैरल जो है वो किस तरह से इसको लोकलाइज करती हैं. स्टीड किस तरह से लिंग्विस्टिक क्रिटिसिज्म जो है वो संस्कृताइजेशन का देते हैं. हैरल्ड गोल्ड कैसे संस्कृताइजेशन को वेस्टर्नाइजेशन के साथ जो है वो अटैच करके दिखाते हैं. सो इवेंचुअली यू शुड नो दीज थिंग्स बिकॉज यूपीएससी अब बहुत बार जो है वो एम.एन. श्रीनिवास से पूछ चुका है. अब वो जो है वो यहाँ से कहीं ना कहीं से जो है वो सवाल उठाने शुरू करेगा. ठीक है, तो आपको इस तरह से कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो होनी चाहिए. सिमिलर इज द कंसेप्ट ऑफ द डोमिनेंट कास्ट. तो अब डोमिनेंट कास्ट के अंदर भी जो आपके पास फिर फैक्शनिज्म की बात हुई है जो एस.सी. दुबे ने की, वो किस तरह से करते हैं, कैसे जो है वो उन्होंने केस स्टडी की, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. फिर उसके बाद इसी के ऊपर जो है वो बंगाल के अंदर सुरजीत सिन्हा की स्टडी है, वो जो है वो किस तरह से डोमिनेंट कास्ट को क्रिटिसाइज करते हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए. सो इस तरह से देर आर डिफरेंट स्टडी. सिमिलरली देर इज द कंसेप्ट ऑफ द कास्ट एंड पॉलिटिक्स, अगेन उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. सो दीज आर द कंसेप्ट्स. दिस इज व्हाट द कंसेप्चुअल क्लैरिटी मीन्स. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है मेंस के टाइम पे बच्चों को जो एक पता चलती है चीज़ विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो ये होती है दैट दे आर लैकिंग द कंसेप्चुअल क्लैरिटी. तो फिर वो कंसेप्ट्स की तरफ भागते हैं. तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस मेंटरशिप कोर्स के अंदर और जो लाइव सेशंस के अंदर होगी, दे वर दीज कंसेप्चुअल क्लासेस. आपको मेंस रेडी बनाया जाएगा कि अगर यूपीएससी कुछ झोल भी करती है अगले मेंस के अंदर, कुछ डिफ़िकल्ट पार्ट को जो है वो लेके आती है, कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस जो है वो पूछती है, या फिर क्वेश्चंस के अंदर किसी तरह का डायनामिज्म आता है, तो यूपीएससी उस डायनामिज्म को जो है वो आप अच्छे तरीके से लिख पाओ, आप उस चीज़ को जो है वो अच्छे तरीके से कोप अप कर सको. ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन स्टूडेंट्स. देन जो दूसरी चीज़ है जो मैंने बच्चों के अंदर देखा है वो ये था दैट दे वर नॉट वेरी श्योर हाउ टू राइट द आंसर्स. ठीक है, तो बच्चे आंसर राइटिंग करते हैं, खुद करने की कोशिश करते हैं, बट अगेन बार बार एक ही तरह की मिस्टेक होती रहती है. द थिंग इज ऐसा क्यों होता है, बच्चे दोबारा से जो है उस टाइम के ऊपर क्यों इम्प्रूव नहीं कर पाते. सो मेरा मानना है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट देर इज द पॉसिटी ऑफ टाइम. द सेकेंड इज, और जो मोस्ट प्रोमिनेंट चीज़ है और जो टीचर्स को भी जो है इस केस के अंदर जो है समझना चाहिए, वो ये है दैट आंसर राइटिंग इसके अंदर हैंड होल्डिंग की जो है वो ज़रूरत पड़ती है. जब तक आप बच्चे को ये नहीं बताओगे कि इंट्रो के अंदर क्या करना है, व्हाट यू शुड राइट इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ, हाउ यू शुड स्ट्रक्चराइज द बॉडी पार्ट इटसेल्फ, कैसे जो है वो आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना है, बॉडी को जो है वो दोबारा फिर से स्ट्रक्चर की दोबारा फिर से जो है वो किस तरह से लिखना है, बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखनी है.
जब तक आप एक स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें नहीं बताओगे तब तक जो है वो चीज़ें क्लैरिफाई नहीं होती हैं, ठीक है। सो हैंड होल्डिंग इट इज़ ऑटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये दूसरी चीज़ है। एंड देन उसके बाद जो तीसरी चीज़ तीसरे नंबर के ऊपर आती है, दैट इज़ द टाइम मैनेजमेंट, कि आपको पेपर के अंदर टाइम मैनेज करना आना चाहिए। आपके कम से कम जो है यू शुड हैव रिटन अबाउट 6 to 10 टेस्ट्स, इतने टेस्ट जो है वो आपको लिखे होने चाहिए, तभी जो है यू कैन कॉल यूर सेल्फ मेन्स रेडी, ठीक है। ये सारी चीज़ें बिकॉज सी द कंपटीशन हैज़ बिकम कट थ्रोट, ठीक है। एक एक नंबर से बहुत बड़ा जो है वो अंतर आ रहा है, और ख़ास करके ऑप्शनल, जहाँ पे आपके पास कम से कम नंबर 170 भी मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है वो 320 भी मिल सकते हैं। एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्लानिंग ऑफ द ऑप्शनल, कि किस तरह से आप प्लान करते हो ऑप्शनल को, आपका विजन क्या है, और आप जो है वो किस तरह से ऑप्शनल को एग्जीक्यूट करते हो। बच्चों की प्लानिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है कि आई विल रीड सो एंड सो मटीरियल, बट अगेन द गाइडेंस इज मिसिंग। क्या रीड करना है, कैसे रीड करना है, ये पता नहीं होता है। बच्चों का विजन बहुत अच्छा होता है कि आपने जो है वो 300 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं, बट कैसे स्कोर करने हैं वो नहीं पता है। देन उसके बाद ये दोनों चीज़ें वीक रह जाती हैं, एग्जीक्यूशन जो है वो किस तरह से अच्छा हो पाएगा। सो इवेंचुअली यू एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो सिंपल सी ये तीन चीज़ें हैं, ये तीन बिंदु हैं जहाँ पे आपको फोकस करना होता है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तभी आप अच्छे आंसर लिख पाओगे, नहीं तो आंसर लिखने से पहले ही जो है वो यू आर हिट विकेट। इस चीज़ को समझिए, जब आप आंसर लिखते हो तो सबसे पहली चीज़ होती है क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन करना। अगर आप क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन अच्छे से नहीं कर पाते हो तो पूरा का पूरा आंसर आपका डीरेल हो जाता है। वो इंटरप्रिटेशन कैसे करते हो? विद द हेल्प ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स। अगर कंसेप्ट्स ठीक नहीं है तो इंटरप्रिटेशन ही खराब हो जाता है, ठीक है। अगर पढ़ा नहीं हुआ है सिलेबस को अच्छे तरीके से तो उस सिलेबस में से जो क्वेश्चन आएगा उसको भी इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे, तो फिर ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये धरी की धरी रह जाती हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट स्टेप इट इज द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट्स जो है वो जितने अच्छे होंगे आपके, उतना ही जो है वो आप अच्छे तरीके से आगे चीज़ों को प्रोसीड कर पाओगे, ठीक है। सो बेसिकली इसके लिए अब ये तो बात आई थी फिलॉसफी की, अब जो है वो बात आती है कि हाउ वी हैव प्लान्ड इट, हम किस तरह से प्रोसीड करने वाले हैं। फॉर द पेपर फर्स्ट, for the paper first we have divided the syllabus into different parts, into the different sections. पर्टिकुलरली मैंने जो सिलेबस है उसको 6 सेक्शंस के अंदर, 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, या 6 थीम्स के अंदर डिवाइड किया है, ठीक है। और इन 6 थीम्स के देयर विल बी 11 टेस्ट्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। एंड सिमिलरली जो पेपर सेकंड है उसको भी हमने कुछ थीम्स के लिए, कुछ थीम्स के अंदर जो है डिवाइड किया है, ठीक है। एंड देन these are the themes. So the first theme, it is the meaning of anthropology. Obviously first classes के अंदर we will discuss the syllabus of the paper, क्या जो है वो strategy होनी चाहिए, कैसे हम आगे proceed करेंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे हम। So the first theme, it is the meaning of anthropology. Again हर साल यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जो है वो पक्के होते हैं। So these are the conceptual classes, पहले conceptual classes लगेंगी। So the first conceptual class, इसके अंदर हम 1.1 देखेंगे, that what is the meaning of anthropology, what is the scope of anthropology, ठीक है। देन उसके बाद the relationship with the other disciplines, देन तीसरी क्लास होगी what are the major branches of anthropology, ठीक है। so these are the branches, these are the details जो हम उस क्लास के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से वेल प्लान्ड और वेल ऑर्गेनाइज तरीके से क्लासेस जो है वो चलने वाली हैं। What are the main branches of anthropology? Socio-cultural, biological, archaeological, linguistic, इसको डिस्कस करेंगे हम। देन उसके बाद देन वी विल हैव द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशंस।
और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशंस के अंदर देयर विल बी लाइव आंसर राइटिंग दैट विल बी डन। सो पिछले 10 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको हम क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास के अंदर अब किस तरह से डिस्कस किया जाएगा, पहले मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, देन उस क्वेश्चन को किस तरह से आपको लिखना है, उसकी जो स्ट्रेटजी है वो हम डिस्कस कर लेंगे। देन आई विल वेट फॉर 7 और 10 मिनट्स एंड यू आर गोइंग टू राइट द आंसर। फिर आप वो अपना आंसर जो है वो आप मुझे सबमिट कर सकते हैं और उसका एक लाइव डिस्कशन भी वहां पे हो जाएगा एंड सबमिटेड किए हुए आंसर को आई विल एवेल्युएट। ठीक है, तो बेसिकली आप इसी सेशन के अंदर आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि आपके अंदर क्या खामियां हैं। ठीक है, क्योंकि एक लाइव आपका डिस्कशन भी हो गया उस आंसर का, और इन दैट सेशन ओनली यू हैव प्रोड्यूस्ड अ मटेरियल जो कि आप मुझे भी भेज सकते हैं। ठीक है, और मैं भी उस मटेरियल को एवेल्युएट करके जो आपके इनसाइट्स जो आपने क्लास के अंदर गैदर किए हैं उससे जो है वो आपके इनसाइट्स को थोड़ा सा इनरिच कर दूंगा मैं। ठीक है, देन यू आर गोइंग टू हैव द टेस्ट। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन के अंदर ही आपको रिवाइज भी हो गया और फिर जो है वो आप अगले दिन टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, सो इस तरह से आई हैव डिजाइंड कि आपके पास एक हैंड होल्डिंग जो है वो आपकी की जा सकती है। ठीक है, एंड जो भी आपके पास यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेशंस होंगे उसके जो सैंपल आंसर्स हैं या फिर जो उसके मॉडल आंसर्स हैं दे विल बी गिवन टू यू, दे विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आधा जो है वो काम किया जाएगा, पूरा काम किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी जो भी मटेरियल डिस्कस होगा उस मटेरियल का जो PDF है दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू, ताकि उसको बार बार आप रिवाइज कर सकें। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है थीम नंबर 2 की, ह्यूमन एवोल्यूशन। अगेन आपके पास कंसेप्चुअल क्लास 4, यहाँ पे हम ह्यूमन एवोल्यूशन और इमर्जेंस ऑफ मैन, उसके अंदर जो है उनकी व्हाट आर द कल्चरल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स, फिर उसके बाद थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, दी प्री डार्वेनियन एंड डार्वेनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। फिर उसके बाद अगली क्लास रहेगी जिसके अंदर पोस्ट डार्वेनियन थ्योरी, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अलग अलग कंसेप्ट्स को डिस्कस किया जाएगा। फिर उसके बाद अगली 2 क्लासेस रहेंगी, क्लास नंबर 7 एंड 8, जिसके अंदर जो है वो आपके पास प्राइमेटोलॉजी को डिस्कस किया जाएगा। देन उसके बाद अगेन यू आर गोइंग टू हैव द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन, देन अगेन आपके पास जो है टेस्ट होगा। फिर उसके बाद 3 क्लासेस लगेंगी आपके पास, जो होमो इरेक्टस, आप जो नियंदरथाल मैन और रोडेशियन मैन, होमोसेपियन, इनको जो है वो असेस करने के लिए। ठीक है, देन उसके बाद यू विल हैव द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन इस तरह से। फिर उसके बाद अगली थीम के ऊपर आते हैं, दैट इज द वर्ड आर्कियोलॉजी, जिसके अंदर अगेन देयर विल बी अबाउट 1 2 3 4 5 क्लासेस। ठीक है, एंड देन इन क्लासेस के अंदर पहले मेथोडोलॉजी डिस्कस की जाएगी, प्रिंसिपल्स डिस्कस किए जाएंगे प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी के वर्ड लेवल के ऊपर। देन उसके बाद उस क्रोनोलॉजी को, उस एवोल्यूशन को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द फैक्ट्स, ऑल द फेसिट्स, एज वेल एज आपके पास जो साइट्स वगैरह जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन उसके बाद देयर विल बी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन। ठीक है, देन cultural anthropology. Similarly, in the cultural anthropology, we are going to discuss the nature of culture. ठीक है, तो अगेन इसके जो है वो अलग अलग सेशंस जो है रखे जाएंगे। तो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो हम इस तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, सो अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, उसको भी सेशन दिया जाएगा। देन आपके पास जो है डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, देन यू विल स्टार्ट द पेपर 2nd. So in the paper 2nd, first of all, we are going to take the evolution of the Indian culture and civilization. ठीक है, so यहाँ पे 11 क्लासेस जो है वो ली जाएंगी जो evolution of Indian culture की है। So we will start from the Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, Neo-Chalcolithic, और इन्हीं क्लासेस के अंदर हड़प्पन कल्चर यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, प्री हड़प्पन, हड़प्पन एंड पोस्ट हड़प्पन कल्चर को जो है डिस्कस किया जाएगा। उसी के साथ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ट्राइबल्स टू द इंडियन सिविलाइजेशन दैट विल बी डिस्कस्ड। ठीक है, देन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस दीज जो शिवालिक फाइंड्स हैं एंड जो नर्मदा मैन है। ठीक है, देन उसके बाद इन द 13th क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द एथनो आर्कियोलॉजी इन इंडिया।
अगेन प्रॉपर मैं जो है वो सेशन दूंगा एथनो आर्कोलॉजी को, ऐसा नहीं कि आपके पास जो है चलते चलते जो है इस टॉपिक को करवा दिया, बिकॉज अगेन द क्वेश्चंस आर आस्क्ड। और ये एक ऐसा टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन इवॉल्व होके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो देन अगेन डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, इंडियन विलेज, सोशल चेंज, ट्राइबल सिचुएशन, ठीक है। देन द ट्राइबल सिचुएशन एंड सोशल इशूज, सोशल चेंज एंड ट्राइबल एंड कास्ट इशूज, रिलीजन, ट्राइब डेवलपमेंट एंड एंथ्रोपोलॉजीज रोल, ठीक है। सो इनको हमने जो है पेपर सेकंड के अंदर, इन थीम्स को पेपर सेकंड के अंदर रखा है। एंड अगेन पेपर सेकंड में जो है वो हर एक थीम का एक डेडिकेटेड टेस्ट जो है, जो टॉपिकल टेस्ट जो है वो होगा, या फिर सेक्शनल टेस्ट जो है वो होगा। सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। सो इस तरह से वी हैव कंसेप्चुलाइज दैट देयर विल बी अराउंड 17 सेक्शनल टेस्ट्स, ठीक है, प्लस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस देयर विल बी द 4 फुल लेंथ टेस्ट, 4 FLTs हो जाएंगे। सो इस तरह से आपके पास जो है वो एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज भी लग जाएगी, आपकी आंसर राइटिंग भी हो जाएगी, किस तरह से आंसर लिखने हैं वो भी आप सीख जाएंगे, और जो कंसेप्ट्स हैं दैट विल बी ऑल्सो डन, ठीक है। सो दिस कोर्स इट विल बी डेडिकेटेड टू दोज एस्पिरेंट्स जो कि आपके पास इस साल जो है दे वर नॉट एबल टू properly gain marks in the prelims examination, but they are hopeful for the next year, ठीक है। तो उनके लिए स्पेशली मैंने डेडिकेटेड वे के अंदर जो है इस कोर्स को डिज़ाइन किया है, एंड आई एम वेरी होपफुल दैट दिस कोर्स इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ वेरी कम्पिटिटिव एज इन द नेक्स्ट ईयर मेंस एग्जामिनेशन। और ये कोर्स जो है वो अगेन आपको जो एंथ्रोपोलॉजी की जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को, वो फिर इस कोर्स के बाद जो है वो कभी नहीं आएगी, ठीक है। दैट आई कैन गारंटी यू। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड होप यू फाइंड दिस कोर्स इंटरेस्टिंग इनफ, एंड थैंक यू वेरी